हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बढ़िया ही हो। वैसे तो आप सब बहुत एंजॉय करते रहोगे क्योंकि ये वीक हमें काफ़ी ज़्यादा आईपीओ देखने के लिए मिल रहा है। तो इन सब के बीच में एक नया हमें आईपीओ देखने के लिए मिला है जिसका नाम है M&B इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम एक कंपनी के बारे में देख लेते हैं, फिर इनके आईपीओ के बारे में डिस्कस करते हैं। ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड थी 1981 में। ये कंपनी का एक अच्छा मार्केट लीडरशिप है सेल्फ सपोर्टेड स्टील रूफिंग में, मतलब जो स्टील के रूफ्स लगते हैं, स्टील के जो पतरे लगते हैं, उनमें इनका मैन्युफैक्चरिंग भी है और फिट करके भी प्रोवाइड करती है। तो बिल्डिंग जब कोई बनता है नया, तो उसके पहले इंजीनियरिंग के लिए क्या ऐसा चाहिए रहता है, रूफ लगाते हैं वो लोग फॉर दी सेफ्टी पर्पज़ एंड फॉर कंस्ट्रक्शन साइट, ये सब पे वो लोग रूफ लगाते हैं। तो ये प्रोवाइड करती है। इनका अगर हम देखा जाए तो ये इनका जो मेन काम है, एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है फॉर डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑन साइट इंस्टॉलेशन, मतलब फिट करके भी प्रोवाइड करती है। अगर ये देखा जाए तो ये ऑल ओवर द इंडिया इनका 2 जगह पे प्लांट है, जो है गुजरात में एंड तमिलनाडु में। और ये मल्टीपल सेक्टर्स में भी डाइवर्सिफाई है, जैसे कि लॉजिस्टिक हो गया, F&B हो गया, पावर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, रेलवेज हो गया, फिर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में ये इंक्लूडेड भी है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड ग्लोबल में इनका 22 कंट्रीज़ में प्रेजेंट है। इनका प्रेजेंस अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ लाइक USA हो गया, ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, कतार हो गया, एक्सेट्रा, काफ़ी जगह ये अवेलेबल है। ओवरऑल इन्होंने मेंशन किया कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक इन्हें 9500 प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट किया है। ओके एंड इनका टोटल देखा जाए तो ऑर्डर बुक जो है एज ऑफ जून 2025 842 करोड़ का है। ओके और फ्यूचर रिवेन्यू अगर देखा जाए तो बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने के लिए इन्हें मिल रहा है। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। अब इनके हम आईपीओ के बारे में देख लेते हैं कि आईपीओ का क्या प्राइसिंग इन्होंने रखा है, सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका जो आईपीओ का डेट स्टार्ट होगा वो है 30 जुलाई और 1 अगस्त तक इसको आप बिड कर सकते हो। इनका फेस वैल्यू पर शेयर 10 रुपीज़ का है। प्राइस बैंड जो है 366 से 385 तक का है। सिंगल लॉट में आपको 38 शेयर्स मिलेंगे। टोटल इशू साइज 650 करोड़ का मिलेगा। सेल टाइप ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश कैपिटल का है ये। फ्रेश इशू है इसका 275 करोड़। टोटल इशू तो आपको मैंने बता दिया है 650 करोड़ और ऑफर फॉर सेल जो है वो 375 करोड़ का है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 36 रुपीज़ का है और लिस्टिंग होगा BSE NSE में। ओके ये अगर आपको अलॉटमेंट चेक करना होगा तो आप 4 अगस्त को आप चेक कर सकते हो। अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो 5 को आपको आपके क्रेडिट मिल जाएंगे डीमेट अकाउंट में ऑफ द शेयर्स। और अगर नहीं मिला है अलॉटमेंट तो आपको 5 या आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, 1-2 दिन में आपको आपके अकाउंट में अमाउंट रिफ़ंड हो जाएगा, मतलब अनब्लॉक से अनब्लॉक हो जाएगा। इसका लिस्टिंग होगा 6 तारीख को अगस्त में और आपका मैक्सिमम मैंडेट जो कर सकते हो वो शाम को 5 बजे तक 1 अगस्त को कर सकते हो। प्रमोटर होल्डिंग्स में इनका प्री इशू 100% का दिख रहा है। पोस्ट इन्होंने मेंशन किया नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनके पीएच कंपैरिजन एंड KPIs। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 25% का है और इनका रिटर्न ऑन कैपिटल जो है वो 24% के आसपास है, मतलब जो ये 24% टू 25% इनका रिटर्न है इक्विटी एंड मनी इन्वेस्टमेंट्स पे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स पे। और डेब्ट टू इक्विटी अगर देखा जाए तो 0.33 का है, ये थोड़ा ठीक है। बट रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25% का है। पैट मार्जिन 7.73%, एबिटा 12.78 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 6.28। ओके अब इनका पेयर्स कंपैरिजन देखा जाए, इनके पेयर्स के लिए हमने लिया है पेनर इंडस्ट्रीज़ को और बंसल रूफिंग्स को। तो अगर डेब्ट टू इक्विटी देखा जाए तो इनका इन कंपैरिजन में डेब्ट टू इक्विटी के हिसाब से पेनर से तो कम है इनका, बट बंसल से थोड़ा ज़्यादा है। ऑन एन एवरेज मेरे को देखा जाए तो डेब्ट टू इक्विटी एवरेज ही लग रहा है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पैट मार्जिन देखा जाए तो इनका अच्छा है, काफ़ी कंपैरिजन में अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखा जाए तो वो भी ज़्यादा है। और अगर प्राइस टू बुक वैल्यू EPS इनका अर्निंग पर शेयर 13.48 है, कंपैरिजन में इन सबसे ज़्यादा ही है। और PE देखा जाए तो वो 28 का है आसपास। तो अगर कंपेयर किया जाए इनके वैल्यूशन के हिसाब से तो वैल्यूशन अंडर वैल्यूड तो नहीं है और ज़्यादा ओवर वैल्यूशन भी नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूशन है, बट एवरेज हम समझ के चल सकते हैं क्योंकि ग्रोथ भी कर रही है थोड़ी बहुत कंपनी देखा जाए तो, और इनका रिटर्न्स भी अच्छे हैं और ओवरऑल वैल्यूशन थोड़ा स्लाइटली ठीक ही है, अच्छा है। अब इनका हम लॉट्स एंड रिजर्वेशंस देख लेते हैं। अगर आपको सिंगल लॉट के लिए जाना है तो आपको 38 शेयर्स लेने होंगे, जो होगा 14,630 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट। मैक्सिमम आप रिटेल में 13 लॉट्स के लिए जा सकते हो। अगर 13 लॉट से ज़्यादा जाने का है तो आपको HNI कैटेगरी में जाना होगा। इनके रिजर्वेशन जो है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए 75% है, रिटेलर्स के लिए 10% है और HNIs के लिए 15% है। ओके अब नेक्स्ट हम इनका देखते हैं फाइनेंशियल्स के हिसाब से
2023 में इनका 558 करोड़ का एसेट्स थे, फिर 24 में 633 करोड़ के, और 25 में 849 करोड़ के आसपास इनके एसेट्स भी देखा जाए तो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। एसेट्स थोड़ा अच्छा मेंटेन है, इनका इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब अच्छे से इंक्रीज़ हो ही रहा है, ज़्यादा नहीं कह सकते, बट ऑन एन एवरेज कंपनी को जितना रिक्वायर्ड रहता है स्लाइटली धीरे धीरे चलने के लिए, अच्छे से चलने के लिए एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है। रिवेन्यू को अगर देखा जाए तो उनका 23 में 889 करोड़ का रिवेन्यू है, जिसमें पैट इनका 32.89 करोड़ का है। मतलब 889 करोड़ को अगर मैं 32 करोड़ के आसपास देखूँ तो ये अंदाजे से 3 to 4%, शायद 3.5% के आसपास इनका यहाँ मार्जिन है। फाइनेंशियल 24 में देखा जाए तो 808 करोड़ का इनका रिवेन्यू है, जहाँ पे इनका पैट है 45.63 करोड़ का। ये भी अंदाजे से 5 से 6% के आसपास हो रहा है, 5.5% के आसपास हो रहा है। और फाइनेंशियल 25 में 996 करोड़ का इनका रिवेन्यू है, जहाँ पे 77 करोड़ का इनका पैट है। ये भी स्लाइटली देखा जाए तो 7 से 8% का इनका हो रहा है यहाँ मार्जिन। मतलब मार्जिन में भी इनका इंक्रीज़ हो रहा है और रिवेन्यू भी इनका इंक्रीज़ हो रहा है, तो ओवरऑल इनका पैट में भी अच्छा इंक्रीमेंट देखने के लिए हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। अगर इनका एबिटा देखा जाए तो 66 करोड़ का है 23 में, 24 में 79 करोड़ का है, 25 में थोड़ा जंप आया है 126 करोड़ का। एबिटा को अगर देखा जाए तो एबिटा थोड़ा ठीक लग रहा है। और अभी अगर नेटवर्थ को देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 23 में इनका नेटवर्थ है 180 करोड़ का, 24 में 233 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में 306 करोड़। नेटवर्थ में भी हमें अच्छा इंक्रीज दिखने के लिए मिल रहा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 160 करोड़ इन 23-24 में 183 करोड़ और 25 में 256 करोड़, यहाँ भी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में इनका अच्छा मेंटेन है। टोटल एंड बोरोविंग की बात किया जाए तो 23 में 148 करोड़ का, तो 24 में फिर इनका इंक्रीज़ हो गया और 204 करोड़ के हो गए, अराउंड 50 करोड़ टू 56 करोड़ के आसपास इनका इंक्रीज़ हुआ यहाँ बोरोविंग। और 25 में इनका थोड़ा बोरोविंग्स कम हुआ है, जो 186 करोड़ का हो गया है। ओवरऑल फाइनेंशियल देखा जाए तो ठीक है, मतलब अच्छा है। फाइनेंशियल्स वीक नहीं कह सकते, बट एवरेजली ठीक है और अच्छा है। नेक्स्ट अब इनका देख लेते हैं जो है ऑब्जेक्ट ऑफ इशू, कहाँ ये पैसा यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया कि फंडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर द परचेस ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी। मतलब इनका फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है वो है अपना इन्वेस्टमेंट ही अपने कंपनी में ही, जहाँ पे ये मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स परचेस करने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में सब में इन्वेस्ट करने वाले। सेकंड, इन्वेस्टमेंट इन आईटी सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन बाय आ कंपनी। मतलब ये स्लाइटली आईटी कंपनीज़ में भी घुस रहे हैं। आईटी कंपनीज इट मीन्स के आईटी के है जो इनको काम में हेल्प कर सकती है, वहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ये भी पॉजिटिव फैक्टर है। और अपना बोरोविंग्स को ये कम करने वाले, बाकी जो पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए, मतलब ये पैसा अपने कंपनी में ही इन्वेस्ट कर रही है, ये एक पॉजिटिव फैक्टर कह सकते हैं। इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए तो इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम अंदाजे से 8 to 12% के आसपास दिख रहा है। 25 को इनका 16% के आसपास था, लेकिन अभी धीरे धीरे मार्केट तो वैसे थोड़ा बहुत डाउन हो रहा है, मार्केट वीक दिख रहा है, इसलिए शायद ग्रे मार्केट प्रीमियम पे इफेक्ट आया है इनके। बट एवरेजली इनका 8 to 10% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें देखने के लिए मिल रहा है एस्टिमेटेड। अब नेक्स्ट इनका कंक्लूजन देख लेते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर। पहला पॉजिटिव ये है कि इंडस्ट्री लीडरशिप है और इनका काफ़ी अच्छे से रूफिंग में इंडिया में और काफ़ी ज़्यादा ग्लोबली प्रेजेंस है और अच्छे से इनका काम चल रहा है। गुड फाइनेंशियल मैट्रिक्स, जो मैंने आपको कहा कि इनका फाइनेंशियल जो है थोड़ा ठीक है, अच्छा है। और डेप्थ तो पहला इनका रिडक्शन हो रहा है, आपने देखा कि ऑब्जेक्ट ऑफ इशू में इनका रिडक्शन हो रहा है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ इशू अपना पैसा ये यूज़ करने वाले हैं फॉर रीपेमेंट, और कैपिटल भी ग्रो हो रहा है, कैपिटल भी यूज़ कर रहे हैं। और रीजनेबल वैल्यूएशन बैंड, आपको मैंने वो भी बताया कि ये अंडर वैल्यूड भी नहीं है बट ओवर वैल्यूड भी नहीं ज़्यादा। अपना जो इन्होंने प्राइस बैंड रखा है, वैल्यूएशन रखा है, ठीक ठाक रखा है। नेगेटिव तो ये हो रहा है कि हैवी क्लाइंट्स एंड सप्लाई कंसंट्रेशन। ऐसा है कि ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री में आज के टाइम पे बहुत सारे छोटे से बड़े इनके कॉम्पिटिटर्स बन गए हैं। ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा क्लटर्ड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हो चुके हैं और यहाँ पे सप्लायर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं आज के टाइम पे। और क्लाइंट्स देखा जाए तो क्लाइंट्स के जो डिमांड है वो दिन पे दिन कम होते जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि ये बहुत मार्केट छोटा हो रहा है बट अच्छा वैल्यूएशन पे जा रहा है। मतलब मार्केट छोटा हो रहा है लेकिन काफ़ी अच्छा डिमांड भी है, बट सप्लाई भी उतना ही ज़्यादा हो रहा है, तो एक ये नेगेटिव फैक्टर है। सेकेंड, वीक कैश फ्लो। मार्केट में अगर देखा जाए इनके तो काफ़ी कम कैश फ्लो हो रहा है, ये सेकेंड नेगेटिव फैक्टर है। थर्ड है ऑपरेशनल सेफ्टी एंड मैन्युफैक्चरिंग रिस्क। इनका जो ये सबसे बड़ा नेगेटिव यही है कि इनमें जो मैन्युफैक्चरिंग रिस्क होता है, मतलब ये जो इंडस्ट्री है ये काफ़ी रिस्की इंडस्ट्री होती है, क्योंकि यहाँ पे हैवी मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं
इसको हैंडल केयर करना बहुत बहुत ज़्यादा टफ होता है। इसके लिए एक्सपीरियंस पर्सन हो तो अच्छा है, नहीं तो ये बहुत रिस्की हो सकता है। फोर्थ, इंडस्ट्री डिमांड वॉलीटिलिटी। ये जो इंडस्ट्री जो आपको मैंने बताया कि काफ़ी अच्छा डिमांड हमें देखने के लिए मिल रहा है, बट साथ ही साथ सप्लाई भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो ओवरऑल मेरा कंक्लूजन ऐसा बनता है कि जैसे कि ये वीक में मुझे काफ़ी ज़्यादा IPOs देखने के लिए मिला है, जिसमें काफ़ी और भी अच्छे इनमें को IPOs देखने के लिए मिल रहे हैं, जहाँ पे मेरा पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट करने वाला हूँ मैं, और किया भी हूँ। और मैं इसमें ट्राई करूँगा कि मैं नहीं जाऊँ अलॉटमेंट के लिए, मतलब मैं बिड नहीं करूँगा इसमें, पर्सनली इसमें बिड नहीं करूँगा। क्योंकि पहला तो ये है कि इनके कंपैरिजन में जो दूसरे IPOs आए वो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस, मतलब वैल्यूएशंस तो ठीक था कि ये सबका, लेकिन काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल्स दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा उनका ग्रे मार्केट भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। और उनका जो मार्केट है, मार्केट जो कैप्चर उन्होंने करके रखा है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम हमें देखने के लिए मिल सकता है इन फ्यूचर। ये भी अच्छा हो सकता है, बट पर्सनली मैं इसमें नहीं बिड करने वाला हूँ। तो ये था मेरा पर्सनल व्यू, मेरा ये पर्सनल व्यू है, और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। मेरा चैनल कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये एक इन्वेस्टमेंट रिस्की भी हो सकता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ज़रूर खुद एक बार एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस लीजिए, क्योंकि ये बस मेरा एनालिसिस है, मैं आपको कोई सजेशन या टिप नहीं दे रहा हूँ, और ये इन्वेस्टमेंट रिस्की भी हो सकता है। तो आप खुद एक बार एनालिसिस कीजिए और फिर फाइनल कंक्लूजन बताइए, और अपना जो कंक्लूजन है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दिस इज़ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो जुड़े रहिए।